ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा भाई? सर हाउ आर यू सर? कैमरा पोजीशन इज डिस्टर्ब। वो देखो, कैमरा पोजीशन इज डिस्टर्ब। कर रहे हैं बेटा, ठीक कर रहे हैं। स्क्रीन छोटी है। बीट्स वाले केसेस देख रहे थे अपन। इमेज इन लास्ट बन रही है, आप देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। जूम दी स्क्रीन। सुनो इनकी बात और करो। एक बार प्रोसेस रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए किसी एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है, सपोज 300 हर्ट्ज, दिस इज फिक्स्ड। और दूसरा वाला इसके साथ मान लीजिए 10 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है इनिशियली। अब इसको वैक्स से लोड कर देते हैं। कल फाइल किया था, कुछ नया करते हैं, इसको वैक्स से लोड कर देते हैं। वो कहते हैं वैक्स से लोड करने के बाद वापस से 10 बीट, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस केस की, वापस से उतनी बीट सुनाई दे रही है। सेकेंड थोड़ी ज्यादा, और देखिए यहां से सिर्फ इस डेटा से हम बता नहीं सकते कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि इसकी 300 है और 10 बीट्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 310 भी हो सकती है और 290 भी। तो दोनों में से एक डिसाइड करने के लिए अपने को ये एडिशनल डेटा दे रखा है। तो देखें, ये 300, ये हाइट, और हमको डिसाइड करना है कि 290 है कि 310 है, और हम इसी को वैक्स से लोड कर रहे हैं। अच्छा, यदि पहला वाला केस लें, 10 बीट्स सुनाई दे रही हैं, अपन वैक्स से लोड करेंगे तो देखो ये है 310, ये डिफरेंस 10 का है। इसको वैक्स से लोड करेंगे तो ये नीचे आके वापस डिफरेंस 10 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो यस, दिस इज पॉसिबल। इस केस में जो 310 हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। यदि इसको वैक्स से लोड करेंगे तो बताओ डिफरेंस ये घटते चले जाएगा, तो वापस 10 होगा क्या? तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। इज दिस क्लियर? अच्छा, सेकंड केस जहां पे 15 बीट्स सुनाई दे रही हैं, तो यदि इसको अपन लोड करेंगे तो ये रिड्यूस होके 285 तक आ सकती है। तो ये रिड्यूस होके 285 पे आ गई तो फिर डिफरेंस कितना हो गया? ये 10 ऊपर थी, ये 15 नीचे आ गई, तो यहां 310 पॉसिबल है। ठीक है, 310 पॉसिबल है। ये रिड्यूस होके 15 और नीचे आ जाएगी तो अपने को 15 बीट्स पर सेकंड सुनाई देगी। और ये जो सिर्फ 10 नीचे है, इसको लोड करेंगे, 5 और नीचे आ गई तो वापस से कितनी बीट्स हो जाएंगी? 15। तो इसके साथ भी 15 बीट्स मिल सकती हैं और इसके साथ भी मिल सकती हैं। बोथ आर पॉसिबल। तो यहां दोनों पॉसिबल है। और 8 है, एक बार इसको देखते हैं। 8 बीट्स हैं, यदि अपन इसको वैक्स से लोड करेंगे तो ये डिफरेंस अभी 10 है। बताओ ये कभी 8 हो सकता है क्या? इसको वैक्स से लोड करेंगे तो ये और कम होते चले जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है फिर? 310। इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ये केस हो गया। अब इसको एक दो लेवल आगे लेके जाते हैं। एक स्टैंडर्ड केस जहां पे आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है। पहले वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देता हूं। यदि अपने को टेम्परेचर में चेंज दिया है छोटा सा, या लेंथ में छोटा सा चेंज दिया है,
और फ्रीक्वेंसी में छोटा सा चेंज निकालना है तो ध्यान से सुनिए। फ्रीक्वेंसी जो है, यदि अपन थ्रेड की बात करें, तो यदि सिर्फ टेंशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल चेंज है, छोटा चेंज है, छोटे चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए df upon f, small change in frequency, fractional change in frequency is 1/2 times fractional change in tension. इसमें कोई प्रॉब्लम? थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना भाई। जैसा यहां हो रहा है थ्रेड के साथ टेंशन के साथ वेरिएशन आ रहा है, वैसे ही ऑर्गन पाइप का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आएगा। यहाँ पे 2L या 4L उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे थे। इट इज बेसिकली कांस्टेंट t टू द पावर 1/2। यदि और कुछ चेंज नहीं कर रहे, डेरिवेशन दे रहा हूं, तो अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यहां स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो df अपॉन f इज 1/2 टाइम्स dt/t, आइडेंटिकल बिहेवियर। उधर क्या है? थ्रेड है, और t क्या है? टेंशन। इधर क्या है? ऑर्गन पाइप। यहाँ t क्या है? टेम्परेचर। दोनों में एक जैसा बिहेवियर है, लेंथ के साथ भी। यदि सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो बाकी सब कांस्टेंट। तो f इज k l टू द पावर -1। इधर भी यदि सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो यहां पर df बाय f इज माइनस dl बाय l, -1 आ जाएगा। इधर भी, लेकिन ये कब? जब चेंज 10% से छोटा है तब। छोटे चेंज के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी बताता हूं, आप ये नोट करो। करना है तो कर लो, यदि पहले से अच्छे से दिमाग में स्टोर्ड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले इसके केसेस, कहां आप ये थ्योरी यूज करोगे? जहां, बहुत ध्यान से सुनना, जहां पे दो फ्रीक्वेंसी सेम दे रखी हैं। माने क्या? वो कहते हैं दो ऑर्गन पाइप्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। ध्यान से सुनना बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी 300 है, दोनों की इनिशियल फ्रीक्वेंसी सेम है, और अभी टेम्परेचर दिया आपको 27 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ाया है तो कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी? तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी क्या? यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी रहेंगी? 0। आप एक का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एक की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए वो 4 हर्ट्ज से चेंज होती है तो डिफरेंस भी कितना आ जाएगा? 4। तो बेसिकली यहां आपको पता करना है कि इसका टेम्परेचर 5 से चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी कितने से चेंज हुई, और ये छोटा सा चेंज है। 27 के कंपैरिजन में 5 छोटा है क्या? हाँ, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये 300 केल्विन, इससे कंपेयर करेंगे, और ये 5 यानी 5 केल्विन। चेंज दोनों में सेम रहता है, चेंज की वैल्यू डिग्री और केल्विन दोनों में सेम, बट टेम्परेचर की वैल्यू दोनों में अलग अलग। तो ये जो टेम्परेचर है दोनों का 300, और चेंज जो है दोनों को कंपेयर करो, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आप डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। देखो ये चेंज जो है इसके 1/10 से कम होना चाहिए, इसके नहीं, इसके 1/10 से कम होना चाहिए। इसका 1/10 कितना हुआ? 30, ये 30 से कम है, ठीक है। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एक की फ्रीक्वेंसी 5 से बढ़ी या घटी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 बीट्स प्रोड्यूस होंगे। इज इज ओके? तो यहां जहां दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये वाला फॉर्मूला, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर, 2.5, 2.5 बीट्स पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? स्क्रीन अब प्रॉपर है? स्क्रीन की विजिबिलिटी ठीक है? और ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? स्क्रीन ठीक नहीं है तो बेटा आप उल्टे हो जाओ। हेमांग बाबू, एक क्वेश्चन और करते हैं।
जस्ट वन मोर। वो कहते हैं ये एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में, इट इज इन रेजोनेंस, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, एक सिंपल नंबर ले लिया 300 हर्ट्ज। वो कहते हैं कि यहां पे लोड बढ़ा दिया, लोड बढ़ाया तो 10 बीट सुनाई देती है। तो लोड कितने से बढ़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, जहां दोनों की सेम है वहां डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना, अदरवाइज नहीं, गड्ढा करोगे नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो कहते हैं दोनों रेजोनेंस में है या यूनिसन में, तो एक ही बात है, रेजोनेंस या यूनिसन का मतलब क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यहां पर मास को बढ़ा दिया, 10 प्लस एम के जी कर दिया, ऐसा करने पर 10 बीट सुनाई देती है। तो बताओ कितने से बढ़ाया, सुनिए ध्यान से। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है 300 है, तो इसकी भी 300 है, और चेंज कितने का आ रहा है 10 का, तो 10 300 के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, 110 से कम है। तो थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन। स्क्रीन रेशो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फिर भी समझ में तो आ रहा है ना, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, वो आएंगे तो उनको बोल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना है, ध्यान से देखिए, छोटा सा चेंज 10 है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 है, और टेंशन में जो चेंज है दैट इज एम जी। पहले टेंशन कितना था 10 जी, अब उसमें चेंज कितना आया एम जी। तो ये चेंज अपने को पता करना, ओरिजिनल टेंशन कितना है 100, 10 जी चलेगा, शर्मा जी वर्मा जी 10 जी, चलो ये चलने देते हैं 10 जी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे दी है, चेंज इन टेंशन पूछा है, ओरिजिनल टेंशन दिया है, तो स्मॉल चेंज वाला फॉर्मूला, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 1/2 टाइम्स चेंज इन टेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेंशन। यू हैव वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, पीसफुली आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? बट ये कहाँ यूज करेंगे, जहां दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जहां नहीं है वहां क्वेश्चंस फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। वो कहते हैं कि दो वायर्स हैं, दो थ्रेड्स हैं, एक की लेंथ 100, एक की 102.5, ठीक है। ये दोनों मिलके कितनी बीट्स प्रोड्यूस करते हैं अभी बताता हूँ बेटा, रुक जाओ जरा। ये नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, चलो कुछ भी ले लेते हैं। दे प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, और कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड बताओ। अब यहाँ दोनों की लेंथ अलग, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, यहाँ पे डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना। तो यहाँ क्या करेंगे, हर बार ऐसे काम करो, दोनों के लिए वेव स्पीड सेम है, दो ऑर्गन पाइप्स हैं, आई थिंक यस यस यस, दो ऑर्गन पाइप्स हैं, दो ऑर्गन पाइप्स हैं, और दोनों के बारे में बता दिया दोनों ओपन है, या दोनों के बारे में बता दिया क्लोज है, बता दिया ओपन ऑर्गन पाइप। तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड आपको पूछिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हर बार ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने एफ मानी, तो बताओ इसकी f+4 होगी कि f-4, दिमाग लगाओ। लेंथ बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, v/2l, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। स्टेप 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमें मालूम है वेव स्पीड सेम है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, तो f1/f2 इज l2/l1। किसके साथ वेरिएशन है, लेंथ के साथ। तो पहले चलो लिख लेते फॉर्मूला, आप मत लिखना, अच्छे से पढ़ोगे तो ये माइंड में हो जाएगा। तो कैसे रिलेशन है, इनवर्स, f1/f2, f1/f2 is L2/L1। इज दिस क्लियर? यहां से f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू, अब इसकी फ्रीक्वेंसी f है, इसकी लेंथ 100 है, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी v की। ये बात समझ में आई? पक्का? एक दो क्वेश्चन इसके केसेस और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कोई डाउट इधर बेटा? लास्ट स्लाइड प्लीज। खुशी बहन, ये
आगे बढ़े इसको। अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये जो रेशियो वाला केस बताया विकास, एक और केस से समझ में आ जाएगा। एक और केस बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ बना रहा हूं उसको, नहीं तो ये बहुत इजी लगने वाला है। वो कहते हैं देयर इज अ ट्यूनिंग फोर्क विच गिव्स 20 बीट्स इन 12 seconds when sounded with string having tension this or this। ओके, मैं पूरा समझाता हूं। वो कहते हैं कि एक ट्यूनिंग फोर्क है, वो एक पर्टिकुलर थ्रेड के साथ कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 20 बीट्स इन 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स में 20 बीट्स, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20/12, दैट इज 5/3 बीट्स पर सेकेंड। ये बीट फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली दी है, कोई दम नहीं है, इनडायरेक्टली। ये एक ही धागे के साथ दो अलग अलग सिचुएशन में इतनी बीट प्रोड्यूस करता है। और डेटा कहते हैं कि एक बार जब ये टेंशन 10 kg है तब तब ऐसा होता है, इतनी बीट्स प्रोड्यूस करता है। और एक बार 14.4 kg, जब मास जो लटका है, ये जो मास यहां लटकाते हैं ना, उसकी वैल्यू दी है। तो क्वेश्चन में वापस से एक्सप्लेन करता हूं। ये ट्यूनिंग फोर्क इस धागे के साथ इतनी बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस करता है दो कंडीशन में, जब ये टेंशन, जब ये मास 10 kg है और जब ये मास 14.4, दोनों केसेस में इतनी बीट प्रोड्यूस करता है। और आगे कुछ भी कैलकुलेट करना है, इनिशियल स्टेप्स वही रहेंगे। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पूछिए, ध्यान से सुनिए। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसमें से एक f प्लस 5/3 और एक f माइनस 5/3 है। या इस नंबर को और इजी कर देता हूं, नंबर इजी कर रहा हूं। 12 सेकेंड्स में 60 बीट्स, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 बीट्स पर सेकेंड। स्लाइड चेंज इन डेटा, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, यदि ये फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एक जगह f+5 है और एक जगह f-5। आप दिमाग लगाओ, किसमें f+5, किसमें f-5। टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर f+5 होना चाहिए, f-5, f+5 इससे ज्यादा होना चाहिए। ये कॉमन सेंस आपका, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को आपने लिखा f-5 और इसको लिखा f+5। यही काम यहां पे भी किया, यही किया, दोनों फ्रीक्वेंसीज को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसीज अपन ने लिख ली, एक f-5, एक f+5। यहां पर वेरिएशन किसके साथ है? टेंशन के साथ। f इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, टेंशन भी, लेकिन यहां क्या है? टेंशन, पालना नहीं है लेकिन है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहां वेरी कर रही है वो किसके कारण? टेंशन के कारण। फ्रीक्वेंसी टेंशन के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो f1/f2, f1/f2 इज रूट ऑफ 10g अपॉन 14.4g। चलेगा ये? कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? पक्का ना इधर? अच्छा, ये हो गया 1.44, 1.44 यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.2। 1.44 का स्क्वायर रूट होता है 1.2। तो f-5 अपॉन f+5 is 1/1.2, which is 12/10, which is 6/5। You have one equation and one variable. You have one equation and one variable. Is this clear or not? विकास पटेल, किधर हो भाई? ये दूसरा विकास पूछ रहा है f-5 क्यों लिया?
इन दोनों की 10 बीट्स आएंगी, इसके साथ ये f है, ये f-5, तो यहां 5 बीट्स आएंगे, यहां 5 बीट्स आएंगे, इनके बीच में कितने आएंगे? 10 बीट्स। ठीक है, चलिए एक आध केस और देख लेते हैं। देखो ये रेजोनेंस कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। वो कहते हैं टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है दोनों, एक की लेंथ है 20 और दूसरे की है 20.5 सेंटीमीटर्स, और दोनों मिलके 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी बताओ, दोनों की फ्रीक्वेंसी। एक की एफ, इसकी एफ मानी तो बताओ इसकी f+5 की f-5, क्योंकि लेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये f तो ये f-5, और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो f1/f2 इज L2/L1। खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केसेस। अब देखो एक केस जहां पे लेंथ अलग अलग है लेकिन सेम लेंथ वाला, सेम फ्रीक्वेंसी वाला केस यूज करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना समझना। जहां नंबर ऑफ बीट्स पूछी हैं, जहां नंबर ऑफ बीट्स पूछी हैं, वहां एक और केस में आप डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। सुने ध्यान से। वो कहते हैं कि एक ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, उसकी लेंथ L है, दूसरे की L+X है, और स्पीड ऑफ साउंड दोनों में v दे दिया है, तो नंबर ऑफ बीट्स आपसे पूछिए पर सेकेंड। इसको ऐसे करना, नंबर ऑफ बीट्स यदि पूछी है तो सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। इस केस में यदि ये लेंथ L और ये लेंथ L लेते तो बताओ नंबर ऑफ बीट्स कितनी आती? 0। अब एक तरह से हो ये रहा है कि इसकी लेंथ अपन अमाउंट x से बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जितने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उतनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी। इज दिस ओके? तो यहां पर बस अपने को ये पता करना है कि जब लेंथ को छोटे से अमाउंट x से चेंज करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितने अमाउंट से चेंज होती है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, लेंथ L है, तो ये फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओपन पाइप, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मालूम है। लेंथ कितने से चेंज हो रही है? चेंज इन लेंथ इज x, ओरिजिनल लेंथ इज L। चेंज इन फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बीट्स चाहिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। इधर भी आप डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते, करना ही चाहिए। एक बार फिर, यदि दोनों की लेंथ सेम ले लेते हैं तो कितनी बीट्स आएंगी? 0। तो एक तरह से यही तो पता करना है कि लेंथ को x अमाउंट से चेंज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितने से चेंज होती है। जितने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उतनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी। तो यहां पर चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 इज, यह माइनस साइन नहीं लगा रहा क्योंकि हमको मालूम है लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। माइनस साइन अवॉइड कर रहा हूं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v/2L, दिस इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? पक्का? इसमें कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले केसेस हैं, चांसेस अब की बार कम है, बट एपी वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं आप लोगों से, अपने मॉड्यूल में भी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले नहीं तो एक दो बता देता हूं, अपन रिस्क नहीं लेते, इतना पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल में तो बता दीजिए सर एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, हर एक टर्म में डी ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो इसमें दो पॉइंट्स ध्यान रखना है, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस, इसमें डी ऐड करके मिल रहा है, इसमें डी ऐड करके। तो
जो सेकेंड टर्म है उसमें 1d आ रहा है, थर्ड टर्म में 2d आ रहा है, तो nth टर्म में n-1 टाइम्स d आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, सेकेंड सम वाला फॉर्मूला भी नहीं बता रहा। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट यू रिक्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है, अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। कहां गया भैया? ओके, वो कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, 41 ट्यूनिंग फोक्स हैं और ऐसे अरेंज किया है कि कोई भी एक नेक्स्ट वाले के साथ 3 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक अगले वाले के साथ 3 बीट्स, वो अपने अगले वाले के साथ 3 बीट्स। तो 41 है और किन्हीं भी दो के बीच में जो नंबर ऑफ बीट्स है दैट इज 3, और आपको कहा है कि लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की 3 टाइम्स है, लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की 3 टाइम्स है, और आपको 11th की 21st की फ्रीक्वेंसी पूछी है। क्वेश्चन समझाता हूं एक बार। ये जैसे ये नंबर 1 ट्यूनिंग फोक नंबर 1 और ये 41st, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 3 का। तो यदि इसको f माना तो ये f+3 कि f-3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला है 41st की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3 टाइम्स फर्स्ट, मतलब इधर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। ये कह रहे हैं कि भाई 41st वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की 3 टाइम्स है, मतलब इधर आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो बताओ, इसको f माना तो ये f+3 की f-3, तो फर्स्ट टर्म इसकी फ्रीक्वेंसी f हो गई, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। फर्स्ट टर्म हो गया f और कॉमन डिफरेंस हो गया 3। अच्छा, यदि आपको वो कहते हैं कि 30 सेकेंड की फ्रीक्वेंसी बताओ, 30 सेकेंड जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो a प्लस 31d, a प्लस 31d, a की जगह क्या आ जाएगा? सबसे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, इसको f माना फर्स्ट टर्म, इसको क्या माना? फर्स्ट टर्म, और d की जगह 3। तो अपने को सिर्फ क्या पता करना है? f। क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी यस और नो आने दो। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर कि ये फर्स्ट जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी अपन f मान लेंगे, सेकेंड वाले की f+3 हो जाएगी, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, जो डिफरेंस है दैट इज d, दैट इज +3। अब लास्ट 41st की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज a प्लस n-1 टाइम्स d, a प्लस n-1 टाइम्स d। क्लियर है ये? अच्छा, दिस इज 3 टाइम्स f, दिस इज 3 टाइम्स f, तो यहां से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी 2f इज इक्वल टू 120। तो f इज इक्वल टू 10, और ये 2 कैंसिल कर दो ना, व्हाट रिमेन्स इज 10। दिस इज 60 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आपको 35th की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो a विच इज 60, a 60, 35th है तो यहाँ 34 इंटू डी। इज दिस क्लियर? इधर बच्चा पार्टी जल्दी बताओ। चलिए, हो गया, इतना छोटा सा ही था कंटेंट। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा है कि थर्ड ओवरटोन of closed organ pipe is in unison with 13th overtone, 13th leg, 12th leg, 6th overtone पॉसिबल है क्या क्लोज पाइप के लिए? 6th, 6 हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है, 6th ओवरटोन तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, 13f, 6th ओवरटोन यानी 13f0, 2n+1। अरे दुष्टों, दिस इज 13f0,
वो कहते हैं सिक्स्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन यूनिसन विद सेवेंथ ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। दोनों की लेंथ का रेशो, स्पीड सेम मान लेना, दोनों की लेंथ का रेशो। तो ये सिक्स्थ ओवरटोन यानी बताओ कौन सा हार्मोनिक? 13 टाइम एफ नॉट, एफ नॉट इज V बाय 4L क्लोज पाइप, ठीक है भाई। और इधर सेवेंथ ओवरटोन यानी एट्थ हार्मोनिक, सेवेंथ ओवरटोन यानी एट्थ हार्मोनिक, तो 8 टाइम्स फंडामेंटल विच इज V बाय 2L, ये रेशो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल केसेस हैं। ये हो गए, ये हो गए। अच्छा, लॉज ऑफ सोनोमीटर वायर आप पढ़ लेना मॉड्यूल से, कि मैं बताऊं? लॉज ऑफ सोनोमीटर वायर नहीं बताना है ना, शाबाश। अब अपन आ जाते हैं रेजोनेंस ट्यूब पे। ये देखो यहाँ बता दो चालू हुए, बता दो बता दो, आंदोलन चालू कर दिया। अरे बांगड़ुओं, देखो सोनोमीटर वायर इसके लिए लॉस, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/2L रूट टी बाय म्यू। अब म्यू जो है इसका मास पर यूनिट लेंथ, ये मैंने पहले भी बताया, मास पर यूनिट लेंथ इज डेंसिटी इनटू एरिया, ये बताया मैंने आपको, याद है कि नहीं? मास, आप कौन सी बैच के हो? आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो? E1 की E2? ओके, तो मतलब ये सुना हुआ है, ये तो देखा 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 चेहरा लग रहा है, रोज आ रहे हो? हाँ। तो ये डेंसिटी इनटू एरिया, ये मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अब इसको लिखने का तरीका, डेंसिटी इनटू एरिया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब पहला लॉ, दिस F is proportional to square root of m या square root of tension। First law of sonometer wire, F is proportional to T to the power 1 by 2 यानी m to the power 1 by 2। Second law, F is inversely proportional to length। Third, F is inversely proportional to 1 by R, radius। F is inversely proportional to 1 by square root of density। Four laws of sonometer wire, ठीक है। तो कुछ नया नहीं करना, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, यू कैन राइट ऑल द लॉस, ठीक है। हाँ इतना गंदा था तो इसलिए तो बोला मॉड्यूल में दे रखा, पढ़ लेना, दुष्ट बच्चे। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस ट्यूब। अब ऑर्गन पाइप को भी एक बार विजुलाइज करते हैं। हाँ आपने बता दिया इसीलिए गंदा लग रहा है। रेजोनेंस ट्यूब देखें, इसको विजुलाइज करते हैं। जैसे थ्रेड की बात करें, इस थ्रेड पे कौन कौन सी वेव्स सरवाइव कर सकती हैं, जिसके लिए यहां नोड और यहां एंटी नोड, यानी एक आधा लूप या 3 आधे लूप या 5, ऐसा। सेम इज द कंडीशन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें कौन कौन सी वेवलेंथ एग्जिस्ट कर सकती है? पहली सबसे बड़ी वेवलेंथ जिसका आधा लूप फिट हो रहा है, ये एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, तो यहां क्या होगा? एंटी नोड, और यहां क्या होगा? नोड। फिर नेक्स्ट जो यहां फिट हो सकती है, तीन आधे लूप, ठीक है। अब रेजोनेंस ट्यूब पे आ जाते हैं। क्या करते हैं, यदि अपने को साउंड की स्पीड मेजर करना है, तो एक ट्यूब को, रेजोनेंस ट्यूब को लबालब भर देते पानी से, और एक ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है उसको यूज करते हैं।
मान लीजिए जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है, अपन ले लेते हैं 340। मान लीजिए, और अभी मान लेता हूँ स्पीड ऑफ साउंड हमको मालूम है, बेसिकली उसको निकालने के लिए अपन काम करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 340 मान लेते हैं मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो वेवलेंथ जनरेट करेगा ट्यूनिंग फोर्क, बताओ वो कितनी, एयर में जो वेवलेंथ जनरेट करेगा, तो 1 मीटर। आराम देखो, C बाय एफ इज लैम्डा, यानी जो वेवलेंथ जनरेट होगी वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर्स। पहले इसको समझ लो, इजी नंबर्स है। अब यहां पर यदि ट्यूनिंग फोर्क को इसके माउथ के पास रखेंगे तो उसके प्रॉन्ग्स जो है वर्टिकल रखते हैं, उसके प्रॉन्ग्स, जैसे ये ट्यूब ऐसी है तो प्रॉन्ग्स ऐसे रखते हैं ताकि वो एयर को ऑसिलेट कर पाए, ऐसे नहीं रखते। इधर साउंड प्रोपोगेट ज्यादा कराना है तो ऐसे प्रॉन्ग्स रखेंगे, प्रॉन्ग्स आर इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ताकि इधर इंटेंस वेव जनरेट हो। तो अब यहां पर जो वेवलेंथ जनरेट हो रही है वो है 100। अब ये पाइप की लेंथ चाहे जो रख देंगे तो इसमें ये वेव जिंदा नहीं रह पाएगी, ठीक है। कब जिंदा रह पाएगी, देखो ये तो ओपन एंड है, तो यहां पर यदि वेव, ये वाली वेव स्टैब्लिश होती है तो ये ओपन इस तरह से स्टैब्लिश होगी, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से लूप्स ड्रॉ कर रहा हूं। पहले मैंने वेवलेंथ ड्रॉ कर दी, तो ये लेंथ बताओ कितनी, एक आधा लूप कितना होगा, लैम्डा बाय 4, एक लूप होता है लैम्डा बाय 2, तो ये हो गया 25। अब यदि हमने इस ट्यूब में पूरा पानी भर दिया है और धीरे धीरे निकाल रहे हैं, पानी का लेवल मान लीजिए यहां पहुंचा है, तो बताओ साउंड स्टैब्लिश हो सकती है क्या, नहीं। भाई इस वेव को जिंदा रहने के लिए यहाँ पे पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना जरूरी है, ये नोड नहीं है लेकिन ये पानी उसको ऑसिलेट नहीं करने दे रहा है, तो बताओ ये वेव यहाँ स्टैब्लिश हो पाएगी क्या, यस सर नो, एरर भी बताऊंगा, अरे दुष्ट पहले तो समझो। तो जैसे से आप पानी को बाहर निकालेंगे, पहली बार जब पानी यहां पहुंचेगा तो बताओ अब क्लियर लाउड साउंड सुनाई देगी कि नहीं देगी, क्योंकि ये वेव स्टैब्लिश हो गई है। तो पहला लेवल नोट करते हैं, यहां स्केल लगी रहती है, पहली जो रीडिंग वो यहां से ले लेते हैं इसको कहते हैं L1, ठीक है। लेकिन इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, कारण बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये रीडिंग ले लिया आपने और ये रीडिंग हमको मालूम है दिस इज लैम्डा बाय 4, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4L1, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है, लैम्डा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेव स्पीड मिलना चाहिए। लेकिन इसको यूज नहीं करते, कारण मैं बताऊंगा, ठीक है। बट अभी समझे, ये जो पहली रीडिंग ले ली, फिर पानी और निकालना चालू करते तो बताओ यहाँ पे क्लियर साउंड सुनाई देगी कि पानी के इस लेवल पे, जल्दी बताओ, नहीं। भाई जब ये यहां पहुंच जाएगा पानी का लेवल, तो फिर से नेक्स्ट रेजोनेंस मिलेगा, मतलब जो वेवलेंथ ये प्रोड्यूस कर रहा है वो वेवलेंथ यहाँ स्टैब्लिश भी हो पा रही है, तो ये रेजोनेंस वाला केस हो गया, है ना। तो ये सेकेंड रीडिंग ले लेते हैं, इसे यूज करते हैं, इसका कारण समझेंगे। ये L2 माइनस L1 बताओ क्या आएगा, लैम्डा बाय 2, L2 माइनस L1 इज लैम्डा बाय 2, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेव स्पीड। इज दिस ओके। और इसको यूज नहीं करने के दो कारण, एक तो जीरो एरर, एक है जीरो एरर, और दूसरा है एंड करेक्शन, जीरो एरर और एंड करेक्शन। समझे कि मान लीजिए इसमें स्केल जो बनी है इसमें जीरो एग्जैक्टली माउथ पे होने के बजाय, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो लेंथ है 25 और ये जीरो 1 सेंटीमीटर नीचे है, यहां से स्केल चालू होने के बजाय यहां से चालू हो रही है, तो अब यहां पे आपको रीडिंग मिलेगी 24 सेंटीमीटर। एयर कॉलम की लेंथ कितनी है 25, लेकिन आपको रीडिंग क्या मिली 25, 24। ये कौन सा एरर है बताओ, जीरो एरर, जीरो सही पोजीशन पे नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये रीडिंग आपको गलत मिल गई, ये 1 सेंटीमीटर कम मिलेगी और ये भी 1 सेंटीमीटर कम मिलेगी, लेकिन दोनों का डिफरेंस सही रहेगा, जीरो एरर। क्योंकि देखो ये 24 मिलेगी, ये लेंथ एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में कितनी बताओ, 25 प्लस 50 75, लेकिन रीडिंग कितनी मिलेगी 74, इसमें भी 1 का रिडक्शन आ गया, तो डिफरेंस में वो एरर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 से कम हो गई, दोनों रीडिंग में एरर है, तो डिफरेंस ले लेंगे तो एरर कैंसिल हो जाएगा। तो पहला कारण इस रीडिंग को यूज नहीं करने का क्या है, जीरो एरर। इज दिस ओके, बच्चा पार्टी क्लियर बेटा।
दूसरा कारण एंड करेक्शन, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड करेक्शन। जीरो एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एंड करेक्शन तो रहता ही है। वो क्या होता है वो समझो, एंड करेक्शन। ठीक है, लोगों ने रिसर्च करी और पता किया कि ये जो एंटी नोड है वो एग्जैक्टली माउथ पे नहीं होता है, वो इससे थोड़ा सा बाहर होता है। इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.6 आर। आर इज रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। ये कहलाता है एंड करेक्शन। ये सही लिखा ना मैंने, 0.6 आर, में भूल जाता हूँ 1.2 आ रही है कि 0.6 सही है। हे भगवान, अब 23 साल हो गए शादी को, अपना नाम याद रखने के लिए कई बार देखना पड़ता है। मजाक कर रहा हूँ। बाप रे। तो यहां पर यदि ट्यूब का रेडियस आर है तो रिसर्च से पता चला कि जो एंटीनोड है वो इस माउथ पे नहीं रहता, वो बाहर रहता है। इसको कहते हैं ई, एंड करेक्शन, विच इज 0.6 आर। तो इससे हमने जो काम किया उसमें एरर क्या आ गया, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे ये मान लो, ये जो एरर है 0.6 आर, 0.6 आर इज सपोज 1 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल। तो जो वेव स्टैब्लिश होगी उसमें उसका एंटीनोड यहां होगा, और हम यहां से लेंथ मेजर कर रहे हैं। हमको ये लेंथ, एक्चुअल में एंटीनोड और नोड के बीच में डिस्टेंस होता है λ/4। तो ये लेंथ है एक्चुअल, पाइप यहां खत्म हो रहा है, ये लेंथ है आधा लूप, यानी ये है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमने मेजरमेंट यहां से चालू किया। भाई आपको λ/4 मेजर करना है तो एंटीनोड से नोड का डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन हम तो यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो ये सही है कि गलत है? सही के लिए एस, गलत के लिए जी। गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसमें आपने ये पॉइंट मिस कर दिया। लेकिन यदि आप यहां और यहां इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हो तो बताओ इस एंड करेक्शन से कोई लेना देना है क्या? यहाँ पे पानी का लेवल नोट कर लिया आपने, यहाँ पे पानी का लेवल नोट कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली क्या आएगा, λ/2। इज दिस क्लियर और नॉट? ये रीजन है कि क्यों पहली रीडिंग को यूज नहीं करते हैं। सबको समझ में आया इधर? ठीक है भाई। अब एंड करेक्शन कभी पूछ लिया तो कैसे निकालते हैं, वो रेडियस दे देंगे तो एंड करेक्शन ऐसे बता देंगे, बट न्यूमेरिक डेटा देंगे और कहेंगे बताओ एंड करेक्शन है कि नहीं और कितना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो यदि हमको अपने फॉर्मूले ऑर्गन पाइप के चेंज करना, ध्यान से सुन लो पहले करेक्शन। मान लो कहीं आपको रेडियस दिया है या पूछा है, ट्यूब का रेडियस दिया है या पूछा है तो एंड करेक्शन यूज करना ही है। ट्यूब का रेडियस सिर्फ एंड करेक्शन में आता है और किसी एक्सप्रेशन में नहीं आता है। तो वो दिया है या पूछा मतलब एंड करेक्शन के साथ काम करना है, अकाउंट करना है। तो यदि इस पाइप की लेंथ अपन एल लेते तो ये ऐसा मान के काम करते कि यहां पे क्या है, एंटीनोड। बट एक्चुअल में एंटीनोड यहां से 0.6 आर के डिस्टेंस पे है। तो हर फॉर्मूले में एल की जगह क्या यूज करोगे, एल प्लस 0.6 आर, क्योंकि हमको एंटीनोड से नोड तक का डिस्टेंस लेना है और पहले हमने उसको एल मान लिया था। अब क्या है, यहां पर V/4L में एल की जगह एल प्लस 0.6 आर, हर जगह एल की जगह क्लोज पाइप के लिए ये आ जाएगा फंडामेंटल में। ठीक है, जीरो एरर भी प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि वो डिफरेंस ले रहे हैं। और दूसरा, यदि ये दोनों एंड्स पे ओपन है तो इधर भी नोड बाहर, एंटी नोड बाहर चले जाएगा, इधर भी बाहर चले जाएगा। तो अब ये जो लेंथ है उसकी जगह क्या यूज करेंगे, एल प्लस 1.2 आर। यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/2L, एल की जगह, ये ध्यान रखेंगे बेटा। इज द करेक्शन ओके? जल्दी यस और नो आने दो। अब इसका कैलकुलेशन बताता हूं, सुनेंगे ध्यान से और रेजोनेंस ट्यूब के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे वो कहते हैं कि जो पहली रीडिंग मिली
वो मिली 14 सेंटीमीटर्स की, और दूसरी रीडिंग मिली 44 सेंटीमीटर्स की, और आपसे पूछा एंड करेक्शन और वेवलेंथ दोनों बताओ। वेवलेंथ पता चल गई तो अपन स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं? फ्रीक्वेंसी आपको देंगे, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी देंगे, वेवलेंथ अपन मेजर करेंगे, और दोनों को यूज करके वेव स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, यहां एंड करेक्शन है कि नहीं। यदि इसी केस को लें तो यदि अपन मान लेते हैं एंड करेक्शन नहीं है, तो ये λ/2 हो गया, मानते हैं एंड करेक्शन नहीं है ये, और ये सेकेंड रीडिंग फिर यहां से 28 और आगे मिलना चाहिए, इसका डबल हो जाएगा। ये रीडिंग 14 है, तो पूरे लूप की लेंथ कितनी आनी चाहिए? 28। तो ये नेक्स्ट रीडिंग कहां मिलना चाहिए? कहां मिलना चाहिए? 14 प्लस 28 कहां मिलना चाहिए? 42 पे। 42 आ रही है क्या? नहीं, मींस देयर इज एंड करेक्शन। मान लो ऐसा है कि फर्स्ट रीडिंग मिली 10 पे और सेकेंड रीडिंग मिली 30 पे। अब बताओ एंड करेक्शन है क्या? जरा दिमाग लगाओ। यदि अपन इसको मान लेते हैं एंड करेक्शन नहीं है वाला केस, तो ये 10 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये नेक्स्ट रीडिंग कितनी पे आनी चाहिए? 30। देयर इज नो जीरो एरर। आराम से जज कर सकते हैं। इज दिस ओके और नॉट? तो ये नंबर्स के साथ, बिना नंबर्स के भी फील बहुत बढ़िया आना चाहिए। पहले इसको यस और नो कर दें, ठीक है? ओके, अब सुनिएगा, आपको एंड करेक्शन है कि नहीं शुरू में यदि वो पूछ रहे हैं कितना है, तो शुरू में डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं। आप तो ये देखो, जो रीडिंग दे रखी है ये 44 है, तो ये कितनी है? 30। लैम्डा निकालने के लिए आप किसको प्रेफर करोगे, फर्स्ट रीडिंग को कि सेकंड रीडिंग को? सेकंड रीडिंग को। ये तो डेफिनेटली λ/2 है ना? तो λ/4 कितनी है? 15। मतलब यहां से एंटी नोड कितने डिस्टेंस पे है? 15। तो एंड करेक्शन कितना आया? 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। शो सिंपल। अरे क्लियर है ये? एक और केस लेते हैं, एक और। L1 ले लेते हैं अपन। अपने को लैम्डा भी निकालना, अपने को एंड करेक्शन भी पता करना है। तो ये लेंथ बताओ मुझे इन दोनों रीडिंग से। ये है 19, ये है 59। 40 डेफिनेटली दिस इज 40, λ/2 इज 40। तो λ/4 कितना आएगा? 20। मतलब एंटी नोड यहां से 20 के डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस कितना है? 19। तो बताओ एंड करेक्शन कितना आया? 1। अरे घोट मत लेना, बोलना हर बार 1 ही आ रहा है, एंड करेक्शन 1 है। काम करने का तरीका समझ में आया? अब जनरल सिंबल्स के साथ लास्ट केस। जैसे पहली रीडिंग आपको मिली L1, दूसरी रीडिंग मिली L2। सुनिएगा ध्यान से। तो L2 माइनस L1 यानी एक लूप है ना? एक बार फिर देख लो, ये L2 है, ये L1 है, तो ये जो लेंथ है ये डेफिनेटली L2 माइनस L1 है। दिस इज λ/2। अच्छा λ/4 बताओ, इसका आधा L2 माइनस L1/2 यानी λ/4। अब यदि एंड करेक्शन है, तो ये जो आपने λ/4 निकाला वो L1 से ज्यादा आएगा, नहीं तो उसके बराबर। तो इसमें से आप L1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंड करेक्शन आ जाएगा, और यदि ये 0 आ रहा है इसका मतलब एंड करेक्शन 0 है। यस और नो? क्योंकि ये λ/4 है, ये क्या है? λ/4। यदि ये भी λ/4 है मतलब एंड करेक्शन 0 है, और नहीं है तो जो भी एंड करेक्शन उसकी वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज फॉर्मूला फॉर एंड करेक्शन। और वेव स्पीड का फॉर्मूला जो लैम्डा है, नोट करना है ये? नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं रेजोनेंस ट्यूब के, फिर अपन डॉपलर इफेक्ट, साउंड वगैरह पढ़ेंगे।
2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो ओरल है। फील अच्छा डेवलप हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगी। मॉड्यूल से लिए 2-3 क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि पहली रेजोनेटिंग लेंथ, पहली रीडिंग है 50, नेक्स्ट रीडिंग बताओ। अब इसमें ना रेडियस दिया है, ना पूछा, ना एंड करेक्शन अकाउंट करना है। तो ये पहली रीडिंग 50 पे है, तो ये क्या है, लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100। एक और लूप की लेंथ ऐड करो, ये लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा बाय 2 हो गया 100। तो इसमें 100 की लेंथ ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट रीडिंग आ गई। क्योंकि ये पहले लूप के बाद, पहले आधे लूप के बाद यहां पूरा लूप, फिर पूरा लूप, तो ये लेंथ 50 आई। तो नेक्स्ट रीडिंग में क्या ऐड करेंगे, 100। नेक्स्ट रीडिंग में क्या ऐड करेंगे, 100। इज दिस क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब इज 140 सेंटीमीटर्स और लैम्डा जो स्टैब्लिश कर रहे दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ दी है 140। तो बताओ कितनी रेजोनेंस पोजीशंस मिलेंगी, या कितनी बार पानी निकालते समय क्लियर लाउड साउंड सुनाई देगी, कितनी बार? चलिए देखते हैं। ये 140, तो लैम्डा बाय 4 हाउ मच, 10। तो पहली रीडिंग मिलेगी 10 पे, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, 20। तो नेक्स्ट मिलेगी 30 पे, फिर मिलेगी 50 पे। ऐसे आप काउंट करते चले जाओ, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, और अलग डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। 10 पे पहली, फिर नेक्स्ट ऐसे काउंट कर देना, ये लिख देना, पहली 10 पे, दूसरी 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90, फिर 110, फिर 130, फिर 150। नहीं, उतनी तो कॉलम की लेंथ ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। इज दिस क्लियर? पक्का कि नहीं? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर्स पर सेकेंड और जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर की वो 1750 हर्ट्स, और ट्यूब जो है पानी के अंदर डुबाई हुई है और सिर्फ 22 सेंटीमीटर बाहर है, 22 सेंटीमीटर की लेंथ बाहर है। तो उसको कितने से ऊपर उठाएं ताकि रेजोनेंस हो जाए, कितने से ऊपर उठा जाए ताकि रेजोनेंस हो जाए? सुनिए ध्यान से। सबसे पहले वेवलेंथ बताओ, 350 बाय 1750। आई थिंक इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 और 350, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3500, 1/5, 1/5 यानी 0.2 यानी 20 सेंटीमीटर। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 20। ओके, पहली रेजोनेंस पोजीशन कितने डिस्टेंस पे, लैम्डा बाय 4। पहली कहा, लैम्डा बाय 4 यानी 5 पे। नेक्स्ट के लिए क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट के लिए मतलब 15। नेक्स्ट के लिए क्या ऐड करेंगे, 10, 25। ऑलरेडी 22 सेंटीमीटर है, तो कितने से रेस करना पड़ेगा, इस लेंथ को कितना करना पड़ेगा, 25। तो कितने से रेस करना पड़ेगा, 3 से। यदि रेस करना है तो कितने से रेस करेंगे, 3 से। और यदि डुबाना है तो 22 को कम करके पहले क्या करोगे, 15, तो 7 से डुबाओगे। ये क्लियर है कि नहीं? देखो ये रेजोनेंस ट्यूब के क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं। और अब एक छोड़ देता हूं, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू साउंड। पहले तो ये समझें
कि साउंड को एज डिस्प्लेसमेंट वेव या एज प्रेशर वेव दोनों के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसा इसलिए होता है कि जहां पार्टिकल्स मूव करते हैं गैस में, एयर में, तो प्रेशर फ्लक्चुएट होता ही है। ठीक है, इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए एक लॉन्ग पाइप है और इसमें यहां एक पिस्टन है और यहां आइडियल गैस है। यदि हम इस पिस्टन को ऑसिलेट करेंगे तो हर एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेव प्रोपोगेशन के अलोंग है। वेव इधर जा रही है और पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। धागे पे क्या होता है, वेव इधर जाती है और पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। तो ये कौन सी वेव जनरेट हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहां पर जैसे वेव का प्रोफाइल प्लॉट करेंगे, मतलब पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे, तो इस तरह का कुछ मिलेगा ग्राफ। इसको इंटरप्रेट करना सीखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इससे क्या मिलेगा समझे। जैसे यहां पर ये एम्पलीट्यूड है 10 mm, चलो 2 mm, 1 सेंटीमीटर ले लेते थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो किसी टाइम पर, किसी t=0 पर इस ग्राफ से अपने को पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, माने क्या, जैसे आपको x=10 पे, x=10 पे पता करना है कि ये एयर मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, x=10। लेकिन वेव चलने के कारण ये क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। हो सकता है ये 10 पे हो सकता है 10 से आगे हो सकता है 10 के पीछे हो। क्यों, क्योंकि क्या चल रही है यहाँ, वेव। क्योंकि आप इसको ऑसिलेट कर रहे हो, पिस्टन को ऑसिलेट कर रहे हो, तो सभी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेंगे। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो ये हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। अभी हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो कौन सी वेव चल रही है, डिस्प्लेसमेंट वेव। कौन सी वेव चल रही है, डिस्प्लेसमेंट वेव। तो इस ग्राफ को ऐसे समझें कि आपसे पूछा है कि ये x=10 पे जो पार्टिकल्स थे, अब इस समय वो कहां है। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, +1। मतलब ये पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर आगे मिलेंगे। समझे, है ना। यदि वेव नहीं चल रही तो ये एयर मॉलिक्यूल्स 10 पे ही मिलेंगे। लेकिन इस वेव के चलते t=0 पे ग्राफ है। ये किस टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ग्राफ, t=0 के लिए। तो जैसे ये इस पार्टिकल की बात करें, अब ये जो पार्टिकल है, मान लो ये है x=15। तो जो x=15 पेयर मॉलिक्यूल्स है, बताओ वो x=15 के आगे मिलेंगे, पीछे मिलेंगे कि वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, क्योंकि इस समय उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। x=20 पे जो पार्टिकल्स हैं, बताओ वो कहां मिलेंगे, वो 1 सेंटीमीटर पीछे, क्योंकि ये -1 है। तो इस ग्राफ से क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। इज दिस ओके। क्योंकि पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है। देखो डिस्टर्बेंस आपने यहां जनरेट किया, लेकिन डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वेव, ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। ठीक है, सिर्फ एक इंस्टेंट पर ही है। अच्छा, अब मैं ये प्रूव करता हूं कि यदि यहां अलग, डेफिनेटली वेव चली तो अलग अलग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, अलग अलग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। यदि डिस्प्लेसमेंट वेव चलेगी तो प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा ही होगा। लेट मी मेक यू विजुअलाइज दिस, फील डेवलप करते हैं। मान लीजिए आपने गैस को, कहीं गैस मॉलिक्यूल से इक्विलिब्रियम प्रेशर है कुछ, आप उनको कंप्रेस कर देते हो, तो बताओ प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आप एक्सपांड कर देते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओ भाई, चोट लग जाएगी। जागते रहो, भयंकर नींद आ रही उसको। तो जहां आप वॉल्यूम कम कर देंगे वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और जहां वॉल्यूम बढ़ा देंगे वहां प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, इस ग्राफ से, ये ग्राफ बता रहा है कि अलग अलग पार्टिकल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है, सभी पार्टिकल्स एक साथ थोड़ी डिस्प्लेस होंगे। थ्रेड पे भी जो वेव चलती है, देखो सभी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है। अब मैं एक सिंपल सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। एक पोजीशन सिलेक्ट करके यहां पे दो लेयर सिलेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की ये वाली लेयर, मॉलिक्यूल्स की ये वाली लेयर।
ये दोनों लेयर्स अपनी मीन पोजीशन से आगे जा रही हैं क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। दोनों लेयर्स अपनी मीन पोजीशन से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का पॉजिटिव है, दोनों आगे जा रही है। क्या दोनों सेम अमाउंट से आगे जा रही है कि आगे वाली का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? देखो ध्यान से, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? आगे वाली का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। यदि दोनों लेयर सेम अमाउंट से डिस्प्लेस होती तो दोनों के बीच की वॉल्यूम बढ़ती कि घटती? सेम रहती। दोनों ऐसी थी, दोनों ऐसे की ऐसी आगे बढ़ गई, ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की वॉल्यूम चेंज। अभी आगे वाली ज्यादा आगे जा रही है, तो बताओ बीच की वॉल्यूम बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ गई तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। ये वाली लेयर ज्यादा आगे जा रही क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो यहां पर रेरी फ्रैक्शन है। रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं कुछ लोग, रेरी फ्रैक्शन बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। यहाँ क्या है? रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे वाली लेयर ज्यादा आगे जा रही है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर ये दोनों लेयर्स आगे जा रही हैं। क्यों भाई, कैसे पता चला? दोनों का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, दोनों आगे जा रही हैं। कौन सी ज्यादा आगे जा रही है? किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? पीछे वाली का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। ये हाइट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, तो पीछे वाली का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? पीछे वाली ज्यादा पास में जा रही है उसके, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इज दिस ओके और नॉट? अरे दुष्ट बच्चों जल्दी बताओ। अब याद रखना, जहां पर ये स्लोप पॉजिटिव है, जहां पे स्लोप पॉजिटिव है उत्तरी की, जहां पे स्लोप पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, वहां प्रेशर कम हो जाता है। और जहां पे स्लोप नेगेटिव है वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन भी याद रखना, जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज माइनस बी डो वाई बाय डो एक्स, यानी स्लोप। ये क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में जो चेंज है और प्रेशर में जो चेंज है, दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन है। पोजीशन में चेंज मालूम है तो क्या मिल जाएगा यहाँ? प्रेशर में चेंज। और प्रेशर में चेंज मालूम है तो पोजीशन में चेंज। तो समझो बेटा, ये क्या है? स्लोप। चेंज इन प्रेशर इज बल्क मॉडुलस और नेगेटिव ऑफ स्लोप। बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव, तो जहां ये स्लोप पॉजिटिव होगा तो बताओ ये चेंज पॉजिटिव के नेगेटिव? ये हमेशा पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा तो चेंज इन प्रेशर बताओ नेगेटिव। चेंज इन प्रेशर नेगेटिव, मतलब वहां रेयर फ्रैक्शन, प्रेशर रिड्यूस हो गया। चेंज नेगेटिव है यानी प्रेशर रिड्यूस हो गया। इज दिस क्लियर? जहां स्लोप नेगेटिव है, ये नेगेटिव और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो वहां पे चेंज इन प्रेशर इज पॉजिटिव, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन। तो देखो, पोजीशन डिस्टर्ब हो रही तो साथ में और क्या डिस्टर्ब हो रहा है? प्रेशर। तो डिस्टरबेंस पोजीशन में है और साथ में प्रेशर में भी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेव के साथ कौन सी वेव चल रही है? प्रेशर वेव। तो आप चाहो तो साउंड को एज डिस्प्लेसमेंट वेव डिस्क्राइब कर सकते हो और एज प्रेशर। हर जगह नहीं, सिर्फ जहां 1D वेव है, बाकी सब जगह प्रेशर डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट। तो किसको प्रेफर करोगे? प्रेशर डिस्टर्बेंस को। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड इज बाय प्रेशर वेव। हाँ, जब 1D वेव चल रही है, देखो इसी जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये 1D वेव है कि ये 3 डायमेंशनल वेव है, तो यहाँ पे प्रेशर डिस्क्रिप्शन इज दी ओनली डिस्क्रिप्शन। एज डिस्प्लेसमेंट वेव इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में वेव चल रही है, तो 1D वेव में दोनों पॉसिबल हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, बट इन जनरल प्रेशर डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट। अच्छा, फील आया कि नहीं आया कि कहाँ रेरी फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन है, कहाँ कॉम्प्रेशन है? इधर जनता जल्दी बताएं। और जहां पर ये स्लोप जीरो है वहां प्रेशर चेंज नहीं होगा। जहां स्लोप जीरो है, इसको भी विजुअलाइज कर लो, जहां स्लोप जीरो है, ध्यान से देखना, यहां 2 लेयर सिलेक्ट करते हैं, बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? दोनों का सेम। तो जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम या मिनिमम, जहां पोजीशन में मैक्सिमम डिस्टरबेंस, वहां प्रेशर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है।
यहाँ देखो पोजीशन में मैक्सिमम डिस्टर्बेंस आ रहा है, +a का डिस्टर्बेंस है, बट प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो एक तो ये यहाँ स्लोप 0 है, ये स्लोप 0 रखेंगे तो प्रेशर में चेंज कितना आएगा, 0। प्रेशर में चेंज कितना आएगा, 0। तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब पोजीशन में मैक्सिमम मिनिमम डिस्टर्बेंस है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जहां पोजीशन में डिस्टर्बेंस नहीं है वहां प्रेशर में मैक्सिमम चेंज आएगा। यहां स्लोप नेगेटिव है तो प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट से बढ़ जाएगा। और अभी बताया ना, जहां स्लोप नेगेटिव है वहां प्रेशर बढ़ेगा, जहां स्लोप नेगेटिव वहां प्रेशर बढ़ेगा। यहां सबसे ज्यादा बड़ा प्रेशर मिलेगा और यहां सबसे कम प्रेशर मिलेगा। ठीक है, यहां प्रेशर में डिस्टर्बेंस मैक्सिमम पॉजिटिव, यहां प्रेशर में डिस्टर्बेंस मैक्सिमम नेगेटिव। थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं एक बार फिर, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है नई बात लग रही है। मान लो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो कौन ज्यादा आगे जाएगा, आगे वाला कि पीछे वाला, आगे वाला, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। स्लोप पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां जहां जहां स्लोप पॉजिटिव है, ये पूरा स्लोप पॉजिटिव है, जहां जहां ऊपर जा रहा है यहां प्रेशर कम होगा। और जहां स्लोप नेगेटिव है वहां कौन आगे जाएगा ज्यादा, पीछे वाला, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जहां स्लोप नेगेटिव नेगेटिव यहां से लेके यहां तक स्लोप नेगेटिव तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दिस इज रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन, दिस इज रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड दिस इज रीजन ऑफ रेयर फ्रैक्शन। यहां क्या हो रहा है, इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर के बराबर है। यहां प्रेशर में कोई चेंज नहीं है और यहां प्रेशर में मैक्सिमम चेंज, यहां प्रेशर में मैक्सिमम चेंज। याद रहेगा ये, समझ में आया भाई? तो एक दो फॉर्मूले दे रहा हूं, ये याद रखना। एक तो ये चेंज इन प्रेशर वेव लिखना है तो -b टाइम्स डो y बाय डो x, याद रख लो, ये डायरेक्टली काम में आ जाएगा, पहला रिलेशन। और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू और प्रेशर चेंज की मैक्सिमम वैल्यू में सिंपल रिलेशन है। प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट, प्रेशर में जो मैक्सिमम चेंज आता है दैट इज बल्क मॉडुलस के, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू और प्रेशर चेंज की मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के बीच में रिलेशन। दो फॉर्मूले हैं बस। अभी नहीं बेटा, और फिर ये पॉइंट्स मैंने समझा दिए। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, जहां स्लोप पॉजिटिव है वो रेयर फ्रैक्शन, स्लोप नेगेटिव है कॉम्प्रेशन, स्लोप 0 है प्रेशर चेंज 0, वहां प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर के बराबर है, उसमें ना बढ़त है ना घटत है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में फेज डिफरेंस 90 का रहता है, क्योंकि जहां एक 0 होगा दूसरा मैक्सिमम मिनिमम, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वहां प्रेशर में चेंज कितना रहेगा, 0। जहां प्रेशर में चेंज मैक्सिमम है वहां डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 0। वाई से वर्षा, बहुत दिनों से पानी नहीं बरसा, ये याद रखेंगे। ठीक है, फेज डिफरेंस 0, एक साइन फंक्शन रहेगा तो दूसरा कोसाइन, फेज डिफरेंस 90 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका, जो डिस्प्लेसमेंट नोड है वो मुखवास है, जो डिस्प्लेसमेंट नोड है वो मुखवास है। अरे खाने के बाद मुंह को फ्रेश करने के लिए पान खाते हैं ना, मुखवास बोलते हैं उसको। तो जो डिस्प्लेसमेंट नोड है, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां प्रेशर में मैक्सिमम वेरिएशन आएगा और प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट से फ्लक्चुएट होगा, है ना। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है
वहां प्रेशर नोड दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज हो जाती है। तो समझे ध्यान से। बताइए यहाँ पे क्लोज्ड एंड पे क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट वाइज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड है, तो ये क्या होगा? प्रेशर एंटी नोड। यहाँ प्रेशर में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आएगा, खूब बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। और यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कभी प्रेशर चेंज हो ही नहीं सकता। और ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं। यहाँ प्रेशर फ्लक्चुएशन जीरो। ये ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, तो दिस इज प्रेशर नोड। प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, ध्यान रहेगा। ये नोट करना है क्या? थोड़ा सा कंटेंट और। ठीक है, अपन आ जाते हैं डॉपलर इफेक्ट पे। तो इसमें 3 वेरिएशंस आपको अकाउंट करना सीखना है। राम आप चले जाओ। डॉपलर इफेक्ट, तो 3 वेरिएशन सीखना है। पहला है स्पीड का, अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साउंड की स्पीड कैसे निकालते हैं। दूसरा है वेवलेंथ का, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी का। तीनों आने चाहिए। तो स्पीड का तो मैंने वेरिएशन पहले ही सिखा दिया है आपको। स्पीड एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक स्पीकर है, ये आदमी बोल रहा है, बहुत जोर जोर से बोल रहा है, तो बिंदी लगानी पड़ेगी, चोटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, स्पीकर है एंड शी इज रनिंग, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए ये स्पीकर वी एस से दौड़ लगा रहे हैं। साउंड की जो एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड है दैट इज सी, और एयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन वी एयर। और इधर एक ऑब्जर्वर इस तरफ V1 से दौड़ लगा रहे हैं, और ये ऑब्जर्वर V2 से दौड़ लगा रहे हैं। ये सब अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखें, स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज सी। इस ऑब्जर्वर के लिए पूछा ये स्पीड ऑफ साउंड क्या डिटेक्ट करेंगे। तो हवा इधर जा रही है, और ये आवाज इनके कानों तक इधर चलने वाली आवाज पहुंचेगी। तो पानी भी इधर बह रहा, बोर्ड भी इधर जा रही, तो यहाँ C प्लस वी है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में C प्लस वी है। साउंड की स्पीड, इधर साउंड की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? C प्लस वी है। और इधर जो साउंड चल रही है वो नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रही है। तो इधर जो साउंड चल रही है उसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में C माइनस वी है। स्टेप 1, ठीक है। अच्छा, अब इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में ये स्पीड V1 माइनस V2, रादर C प्लस वी ए माइनस V1, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। साउंड की ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पूछिए तो दिस माइनस V1। तो इसके रिस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ, इज इज ओके? व्हाट इज फिजिक्स गुड का? अरे वो कंपाइलेशन है फॉर्मूलों का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिना तंबाकू का है वो, ठीक है। पान पराग भी नहीं है उसमें। तो ये क्लियर बेटा? उधर तंबाकू के नाम से नींद भाग गई? हाँ, अच्छा ठीक है। तुम तंबाकू रख के बैठोगे? अच्छा, इनके लिए बताओ, इनके रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ साउंड C माइनस वी ए प्लस V2। तो ये मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है, इस वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं।
स्पीकर जो है, जो साउंड सोर्स है, उसकी वेलोसिटी का साउंड की स्पीड से कोई लेना देना नहीं। इज इज ओके? जल्दी बोलो भाई। अब अपन नया केस देखते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ के लिए सुने ध्यान से, हमेशा वेवलेंथ के लिए आप विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम काम करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, तो ये जो भी वेलोसिटीज है, दे आर नॉट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दे आर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो लिसनर और सोर्स, सोर्स मान लीजिए ये सोर्स इस डायरेक्शन में वीएस से जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं। तो आपको घोटना है यहां ऑब्जर्वर कैसे भी जाए, ये ऑब्जर्वर इधर जाए, ऑब्जर्वर से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जर्वर इस तरफ है तो इस तक जो वेवलेंथ पहुंचेगी वो सी माइनस वी एस बाय एफ, एफ नॉट रादर, इधर जो वेवलेंथ पहुंचेगी। ठीक है, और उसको लैम्डा के टर्म्स में लिखना है, फॉर्मूला दे रहा हूं। और इस तरफ जो वेवलेंथ पहुंचेगी सी प्लस वी एस बाय एफ नॉट, दैट इज सी बाय लैम्डा नॉट, ओरिजिनल वेवलेंथ। या इसको एफ नॉट ही लिख दो, जो सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ये घोटना है आपको, जिस तरफ ये दौड़ लगाता है उधर वेवलेंथ कम हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ जाती है। और इसका लिसनर से लेना देना नहीं, बस किधर है लिसनर, किस साइड है लिसनर, बस उससे लेना देना है। इज दिस क्लियर? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, नहीं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये ना रिलेटिव वेवलेंथ नहीं होती है, नहीं रिलेटिव वेवलेंथ नहीं होती है। हाँ, इस सेंस में रिलेटिव होती है कि इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए अलग, उधर वाले के लिए अलग, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कल फिनिश कर देंगे अपन डॉपलर इफेक्ट और थ्योरी। ठीक है, चलो बेटा, ओके बेटा, चलो।